सोशल मीडिया की दुनिया को मेरा सलाम। हुसैन जफर मेरा नाम है। नाम उन दोस्तों के लिए जो मुझे नाम से नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज 3 अलग अलग खबरें लेकर आपके पास आया हूँ। ये तीनों खबरें जो है वो दिलदोज खबरें हैं, बहुत ही तकलीफ दह खबरें हैं, लेकिन तीनों खबरों के साथ एक 3 छोटी कहानियां भी हैं जो मैं बयान करना चाहता था। पहली हम उड़ी की खबर लेते हैं। उड़ी में 10-12 रोज कबल एक जोड़े के बारे में, वो दच्ची बसगा नाम का गाँव है, उनके बारे में खबर मिली थी कि उन्होंने दरिया जहलम में कूद कर खुदकुशी कर दी है, क्योंकि खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है और न इस तरफ इस समझ सोचना चाहिए। खैर, जब इनकी खुदकुशी की खबरें हुई तो इनके किसी दोस्त से पता चला कि जी हाँ, उन्होंने खुदकुशी कर ली। SDRF वगैरह जो फॉर्मेलिटीज होती है लाशें रिट्रीव करने की, तो हो गया, मगर कोई लाश मिली नहीं। और फिर ये वहां पे एक और अफवाह फैली कि शायद उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई और वो बाहर चले गए, घर छोड़कर चले गए। तो 2 दिन कबल सरहद के उस पार मतलब पाकिस्तानी कश्मीर से ये इतलात मिली कि वहां पे 2 लाशें मौसूल हुई हैं। कांटेक्ट करने पर इंडियन आर्मी की तरफ से जब पाकिस्तानी आर्मी के साथ कांटेक्ट किया गया तो वो तस्दीक हो गई और ये देखा गया कि वही लाशें, उसी जोड़ी की लाशें जो उड़ी में जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। और दोनों अफवाज की तरफ से कांटेक्ट को मजबूत किया गया और फाइनली आज पाकिस्तानी फौज के कुछ अफसर वो लाशें लेके आए और जो अमन सेतु ब्रिज है उस पर उन्होंने भारतीय फौज के जो अफसरान हैं उनको वो लाशें सुपुर्द कर दी। और उसके बाद जो दफ्तरी कार्रवाई होती है, सरकारी कार्रवाई होगी, वो हुई और उसके बाद लाशें जो है घर वालों को सुपुर्द की गई। दोनों तरफ की जो फौज है उनके दरमियान बेटर कोऑर्डिनेशन के नतीजे में 2 घरों की मुसीबत बहुत कम हो गई। 2 घरों की परेशानी में कुछ अफाका हुआ, नहीं तो ये लाशें बुरे हालात में, अगर अमन के हालात में हो, लाना, सरहद के इस पार पहुंचाना कोई छोटा काम नहीं था और ये दिनों हफ्तों कभी कभी महीनों तक खींच सकता था। मगर बेटर कोऑर्डिनेशन के जरिए तो उनकी लाशें उनके घर पहुंची और उन्हें अब आराम से मातम करने का, उन्हें दफन करने का मौका दिया गया। इसके लिए दोनों तरफ इसमें जो इन्वॉल्व थे उनको हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच। और साथ ही उन दोस्तों के लिए जो जज्बाती होकर इस तरह के फैसले लेते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। और जब भी आप ज्यादा जज्बाती हो तो अपने आप को कंट्रोल करें। खुदकुशी या कोई एक्सट्रीम फैसला जो है किसी भी मसले का हल नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, बस आपकी जिंदगी चली जाती, बाकी ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। किसी के मरने से ये दुनिया रुकती नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, फकीर मोहम्मद खान साहब हमारे एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर MLA भी थे, उनकी मौत हो गई है, वो भी शक के दायरे में है। पुलिस अपना काम कर रही है तो उस पर कोई टिप्पणी करना या उस पर राय नहीं करना अच्छी बात नहीं है। फकीर खान साहब के साथ मलासिम रहे हमारे, तो सबसे पहले तो मैं उनके जो गुरसा है उनको अपनी तरफ से ताज़ियत और साथ ही ये माजरत कि मैं उनके हवाले से एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि कुछ लोग होते हैं बहुत, मतलब आप कुछ भी करें ना, किस्मत अगर आपके साथ नहीं है तो आप वो आसमान पे चढ़े, आप वहां से लटक कर जमीन पे आ जाएंगे और जोर से गिरेंगे। फकीर मोहम्मद खान साहब के बारे में ये था कि उनके अपने इलाके में बड़ी अच्छी पहुंच है, लोग उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन इसके बावजूद वो 100-150 वोट से इलेक्शन हारते थे। 2014 के सैलाब के बाद मुझे आजाद साहब से कुछ इंटरव्यू के गरज से मैं उनके घर गया था, तो बर्फ पड़ रही थी, 2 ही लोग थे, तो बातों बातों में पता नहीं मेरे जहन में कैसे आ गया कि मैंने आजाद साहब से पूछा कि सर, ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस में आप सबसे बदकिस्मत किससे मानते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि फकीर मोहम्मद खान। मैंने बोला सर क्यों? बोला कि वो 2 बार इलेक्शन आ रहा है 150 वोट से, बहुत थिन मार्जिन से आता था, उसको सपोर्ट कम मिलता था पार्टी की तरफ से। मेरे कांटेक्ट में था तो मुझे अक्सर पूछता था कि सर मेरा बारे में भी कुछ सोच लीजिए, तो और मैं ये देख रहा था कि मुझे कब मौका मिले उनकी बात करने का। तो एक दिन सोनिया जी ने मुझे बुलाया किसी काम से और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कश्मीर की बात की तो मुझे
फकीर मोहम्मद खान साहब याद आ गए। तो मैंने उनसे बता दिया कि सर मैडम, तो मैंने उनको बता दिया कि हमारे यहाँ एक एमएलए है, वो 100-125 वोट से हारते हैं, अगर हम एमएलसी उनको ले लें तो वो ये मार्जिन जो है इसको मीट कर लेंगे और अगर इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। तो कहा कि सोनिया गांधी ने कहा ठीक है जी, जो भी नेक्स्ट आपकी वो वैकेंसी होगी कोटे की वहां पे, तो आप फकीर मोहम्मद खान को ले लीजिए। आजाद साहब ने कहा कि जब मैं वहां से निकला तो मैंने सोचा मैं फकीर मोहम्मद खान को खुशखबरी दे दूं, तो लेकिन मेरे फोन में 2% का चार्ज था। फिर सोचा कि घर जाके उसको खुशखबरी दे दूं। तो कहा कि वहां से निकला, कुछ काम था तो घर पहुंच गया, तो घर में फोन अपना चार्ज पे लगवा दिया और नहा धो के जब कपड़े बदल के आया तो मैंने फोन मंगाया तो देखा कि वकार रसूल ने 14 बार फोन किया है, मिस कॉल थे उसके। तो मैंने वकार को फोन किया कि क्या बात है, खैरियत? तो उन्होंने बिना सलाम किए कहा कि सर फकीर मोहम्मद खान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कहा मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला सब पता नहीं है, अभी अभी उसका रिजिग्नेशन आ गया है और वो पीडीपी हमने ज्वाइन कर दी है। मैंने कहा यार सच में ये बदकिस्मत आदमी है, जिस दिन मैं उसकी बात करके आया उसी दिन इसने पार्टी छोड़ दी और पीडीपी में शामिल हुआ। और आजाद साहब ने कहा कि अगर ये बदकिस्मत आदमी नहीं होता तो मेरे फोन में आज ही 2% चार्ज था, अगर वहां पे मुझे 8, 10, 15, 20% का चार्ज होता तो मैं फकीर खान को फोन करता, तो फकीर खान अपना पार्टी छोड़ना वो मतलब अवॉइड कर लेते, कैंसिल कर लेते, कांग्रेस में ही रहते और एमएलसी बन जाते। लेकिन उनकी किस्मत ऐसी थी कि न फोन में चार्ज रहा, न उन्होंने एक दिन डिले किया और यूं वो एमएलसी की सीट से हाथ धो बैठे। तो ये किस्मत की बात। तो तीसरी बात, मध्य प्रदेश से आज खबर एक मिली है कि एक लेडी है जिनके बारे में ये था कि 4 लोगों ने उसका कत्ल किया और उसकी जब लाश मिली थी तो उसका जो सर था वो मैशड था, मतलब उसकी पहचान घर वालों ने बॉडी से की थी, सर से नहीं। तो उसके कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लोग 3 साल से जेल में है, तकरीबन 3 साल से जेल में है। लेकिन वो मोहतरमा आज खुद घर पहुंच गई हैं, हाजिर हो गई है जिंदा। और अब बताया जा रहा है कि उनके किसी दोस्त ने के पास गई थी, उसने उसको किसी दूसरे आदमी को 5 लाख में बेचा, उसने किसी और को बेचा और वो राजस्थान में थी और 18 महीने बाद वहाँ से भागने में कामयाब हुई, घर पहुँच गई। मगर 4 आदमी बेचारे जेल में हैं उसके कत्ल के इल्ज़ाम में। और अब मसला ये है कि अब पुलिस पहले ये वेरीफाई करेगी कि ये जो है क्या ये वही लेडी है जो मरी थी, मतलब कि क्या इसका डीएनए इसके पेरेंट्स वगैरह से मिलता है, मतलब कि इसमें 5-6 महीने और लगेंगे और वो बेचारे वो 4 आदमी फिर बेगुनाह 6 महीने जेल में रहेंगे। ये हमारा जुडिशल सिस्टम और इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, तो इसको भी रिलुक की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 अहम खबरें, 3 अहम चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आपने अपना वक्त दिया, आपका शुक्रिया। आज पहली बार अरुण कुमार मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे कैमरामैन का काम कर रहे हैं, अरुण जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।